हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आप सामने जो इमेज देख रहे हैं वो है मोहनदास करमचंद गांधी की। ऑफकोर्स इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे इंडिया के बहुत बड़े लीडर थे, फ्रीडम फाइटर, एंड इन्होंने हमारे देश की बहुत सेवा की है। तो इनका जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 में, जो कि पोरबंदर स्टेट में इनका जन्म हुआ था। इनका फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो इज़ दैट ही वॉज वेजिटेरियन। और इनको एनिमल्स को मारना पसंद नहीं था, इसीलिए ये नॉन वेजिटेरियन नहीं थे, ये वेजिटेरियन थे। एंड इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और आज जो लेसन हम पढ़ने वाले हैं वो इसी का 15th चैप्टर है, प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन। So without any delay, let's start this story. And if you are a newcomer to my channel, then please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon button and notification on करिए, जिससे आपको regular videos के notifications मिलते रहेंगे। Let's start the story. Playing the English gentleman. My faith in vegetarianism grew on me from day to day. Salzburg whetted my appetite for dietetic स्टडीज़। ओके, देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी अपने बायोग्राफीज़ के थ्रू इस बात को क्लियर करते हैं कि मेरा जो इंटरेस्ट था वेजिटेरियनिज्म में, शाकाहारी बनने में, वो दिन पर दिन इंक्रीज़ होते जा रहा था। और सॉल्ट की लिखी हुई बुक के थ्रू मेरा जो एपेटाइट था, मेरी जो भूख थी डाइटिक स्टडीज़ के लिए, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। आई वेंट इन for all books available on vegetarianism and read them. One of these, Howard Williams' The Ethic of Diet, was a biographical history of the literature of human dietetics from the earliest period to the present day. तो वेजिटेरियनिज्म के ऊपर जितने भी बुक्स अवेलेबल थे, मैंने उन सब को पढ़ डाला। और उसी में से एक बहुत ही फेमस बुक है जो कि होवर्ड विलियम्स ने लिखी थी, और उस बुक का नाम है द एथिक्स ऑफ डाइट। और ये बुक एक्चुअली स्टडी करती है लिटरेचर ऑफ ह्यूमन डाइटिक्स, मतलब ह्यूमंस कैसे डाइट उनका चेंज हुआ, हिस्ट्री से लेकर, पुरानी हिस्ट्री से लेकर, अर्लीस्ट पीरियड से लेकर प्रेजेंट डे तक में, इन सारा डिस्क्रिप्शन इस बुक में है, जिस बुक का नाम है द एथिक्स ऑफ डाइट, और लिखा है होवर्ड विलियम्स ने। आई होप आपको यहाँ तक पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है देन प्लीज़ डू कमेंट एंड टेल मी दैट यू आर लाइकिंग एंड दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। It tried to make out that all philosophers and prophets from Pythagoras and Jesus down to those of the present age were vegetarians. तो इस बुक में ऐसा दिखाया गया था कि जितने भी philosophers हैं पुराने टाइम से लेकर, prophets and philosophers क्या होते हैं, जो स्पीच देते हैं, जो बहुत बड़े ग्रेट पर्सनस होते हैं। या तो हम पाइथागोरस की बात कर ले, पाइथागोरस वॉज ऑल्सो अ फिलोसोफर, एंड जीसस, मतलब ये सारे ग्रेट पर्सन सबके सब उस टाइम से लेकर आज के टाइम तक भी ये सारे वेजिटेरियंस ही थे। डॉक्टर अन्ना किंग्सफोर्ड द परफेक्ट वे इन डाइट वॉज ऑल्सो एन अट्रैक्टिव बुक। तो ये बोलते हैं कि डॉक्टर अन्ना किंग्सफोर्ड्स की लिखी हुई जो बुक है द परफेक्ट वे इन डाइट, ये भी एक बहुत अट्रैक्टिव बुक थी, इसको भी पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। Dr. Allinson's writing on health and hygiene were likewise very helpful. He advocated a curative system based on regulation of the dietary of patients. Himself a vegetarian, he prescribed for his patients also a strictly vegetarian diet. तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर एलिसन्स की राइटिंग की भी बात की जा रही है। ही वॉज अ डॉक्टर बाई हिज प्रोफेशन, एंड उनकी भी जो हाइजीन एंड ऐसे ही जो सजेशंस थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। उन्होंने एडवोकेट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया था क्यूरेटिव सिस्टम। व्हाट इज़ क्यूरेटिव सिस्टम? हमारी बॉडी जो धीरे धीरे क्योर होती है उसके ऊपर उन्होंने कुछ एडवोकेट किया था, कुछ सजेशन दिया था। और उन्होंने रेगुलेशन ऑफ द डाइटरी ऑफ पेशेंट्स, वो हमेशा बोलते थे कि पेशेंट्स को ऑलवेज ये वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक वेजिटेरियन थे। ही प्रिस्क्राइब फॉर हिज पेशेंट्स ऑल्सो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट। जैसे मैंने पहले बताया, वो अपने पेशेंट्स को ऑलवेज वेजिटेरियन डाइट ही प्रिस्क्राइब करते थे। द रिजल्ट ऑफ रीडिंग ऑल दिस लिटरेचर वॉज दैट डाइटिक experiments came to take an important place in my life. Health was the principal consideration of these experiments to begin with, but later on religion became the supreme motive. Okay, so महात्मा गांधी is saying that इतनी सारी बुक्स जो मैंने पढ़ी, उस बुक्स का रिजल्ट ये हुआ
हुआ कि अब मैं डाइट को लेकर एक्सपेरिमेंट करने लगा, केम टू एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन माई लाइफ। और ये डाइटिक एक्सपेरिमेंट जो था ये मेरे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखा। इट मीन्स इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और मैंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया उसका प्रिंसिपल कंसिडरेशन क्या था? प्रिंसिपल कंसिडरेशन मीन्स मेन कॉज, सबसे बड़ा कॉज क्या था एक्सपेरिमेंट का? इट वॉज हेल्थ। ये हेल्थ के लिए ही कर रहे थे बिकॉज इनको लगता था कि अगर आप हेल्दी हो तो आपको वेजिटेरियन होना बहुत ज़रूरी है टू बिगिन विथ। बट लेटर ऑन रिलीजन केम द सुप्रीम मोटिव। तो इन्होंने शुरू तो किया था हेल्थ को लेकर, बट आगे चलकर इनको रिलीजन ही सबसे इम्पॉर्टेंट लगने लगा और इसीलिए ये कभी भी नॉनवेज नहीं खाते थे। तो ये तो थी मोहनदास की बातें, लेकिन इनके फ्रेंड्स इसको कैसे ट्रीट करते थे जब ये नॉन वेज नहीं खाते थे, तब इनके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था वो हमें इस पैरा में डिस्क्रिप्शन मिलेगा। मीनवाइल माय फ्रेंड्स हैड नॉट सीज्ड टू वरी अबाउट मी, हिज लव फॉर मी लेड हिम टू think that if I persisted in my objections to meat eating, I should not only develop a weak constitution but should remain a duffer because I should never feel at home in English society। तो देखिए इनके जो फ्रेंड्स थे वो इसी समय बहुत ज़्यादा वरी कर रहे थे, इनके बारे में बहुत चिंता करते थे। और उनका जो लव था वो इसलिए था कि अगर ये परसिस्ट करते रहे, कंटिन्यू करते रहे मीट्स वगैरह ईट करने में, अगर ऑब्जेक्शन करते रहे, ऑब्जेक्शन मीन्स विरोध करना, तो अगर ये मीट खाना नॉनवेज खाने में ऑलवेज विरोध करते रहे तो ना ही इनका एक वीक कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। वीक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे वीक बॉडी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनका वीक बॉडी होगा बट ये इस सोसाइटी में डफर भी रह जाएंगे। कौन सी सोसाइटी की बात हो रही है? इंग्लिश सोसाइटी के। ओके, लंदन वगैरह में रहकर पढ़ना और आप नॉनवेज नहीं खा रहे हो तो आप उनके साथ फ्रेंडली कैसे फील करोगे? सो दे वे आर सेइंग दैट ही विल नॉट फील एट होम इन इंग्लिश सोसाइटी। तो आई होप आपको इस फ्रेज का मतलब समझ में आ गया होगा कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो उस जगह पर, फ्रेंडली नहीं हो पाते हो। दैट्स वाई इट इज़ इंडिकेटेड एज feel at home in English society. When he came to know that I had begun to interest myself in book of vegetarianism, he was afraid lest these studies should muddle my head, that I should fritter my life away in experiments, forgetting my own work and become a crank. Okay. तो देखिए जब उनके फ्रेंड को पता चला कि एक्चुअली ये आजकल वेजिटेरियनिज्म की बुक्स को पढ़ रहा है, इसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया इन सब चीज़ों में, तो वो बहुत डर गए थे। लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन सारे स्टडीज़ के चलते इनका हेड मडल ना हो जाए। मडल मीन्स पजल ना हो जाए। एंड फ्रिटर माई लाइफ, और फ्रिटर मीन्स वेस्ट करना। आई शुड नॉट फ्रिटर माई लाइफ अवे इन एक्सपेरिमेंट। इट मीन्स दैट उनके फ्रेंड्स ऐसा सोचते थे कि ये एक्सपेरिमेंट करके अपने लाइफ को फ्रिटर कर रहा है। फ्रिटर मीन्स वेस्ट कर रहा है। और इस चीज़ को एक्चुअली ये भूल गए हैं कि वो आए किस लिए यहाँ पे। फॉरगेटिंग माई ओन वर्क, अपने काम को ध्यान नहीं देकर अब वो एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं डाइट्स वगैरह में। इसी चीज़ की चिंता इनके फ्रेंड को होने लगी थी। एंड बिकेम अ क्रैंक। क्रैंक मीन्स होता है सनकी। इट मीन्स दैट दिमाग से थोड़ा सनकी ना हो जाए, मूडी ना हो जाए कि इसे बस जो करना है कहीं वही ना करते रह जाए, एक्सपेरिमेंट में ही उलझा ना रह जाए। ही देयरफॉर मेड वन लास्ट एफर्ट टू रिफॉर्म मी। ही वन डे इन्वाइटेड मी टू गो टू द थिएटर बिफोर द प्ले। वी वेयर टू डाइन टुगेदर एट द हेलबर्न रेस्टोरेंट, टू मी अ पैल्टेलियल प्लेस एंड द फर्स्ट बिग रेस्टोरेंट आई हैड बीन टू सिंस लीविंग द विक्टोरिया होटल। तो इनके फ्रेंड्स ने इसको सुधारने के लिए एक लास्ट एफर्ट किया। बहुत समझाया पर ये नहीं माने थे, तो लास्ट टाइम सुधारने के लिए एक लास्ट एफर्ट किया कि चलो एक बार और कोशिश करके देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आता है। तो एक दिन उन्होंने गांधी जी को थिएटर में मूवी देखने के लिए इनवाइट किया, बट उससे भी पहले ये लोग साथ में हॉलबर्न रेस्टोरेंट गए, और जो कि बहुत पैल्टेलियल प्लेस था इनके लिए। पैल्टेलियल मीन्स बहुत डिलीशियस, वहाँ का खाना उनके लिए बहुत डिलीशियस हुआ करता था। ये पहला बिग रेस्टोरेंट था जहाँ पर महात्मा गांधी सबसे पहले गए थे जब से वो विक्टोरिया होटल में शिफ्ट हुए थे। द स्टे एट दैट होटल हैड स्कार्सली बीन अ हेल्पफुल एक्सपीरियंस, फॉर आई हैड नॉट लिव्ड देयर विथ माई विट्स अबाउट मी। ओके, तो ये क्या बोलते हैं, उस होटल में रहना मेरे लिए कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, हेल्पफुल एक्सपीरियंस नहीं था, बिकॉज जब वो वहाँ पर थे तो वो अपने विट्स में नहीं थे। इट मीन्स अपने सेंस में नहीं थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था।
द फ्रेंड हैड प्लान टू टेक मी टू दिस रेस्टोरेंट एविडेंटली इमेजिनिंग दैट मोडेस्टी वुड फॉरबिड एनी क्वेश्चन। ओके, तो ये क्या बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड्स ने प्लान किया कि मुझे हॉलबर्न रेस्टोरेंट लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था, वो ऐसा इमेजिन कर रहे थे दैट मोडेस्टी वुड फॉरबिड एनी क्वेश्चन। मोडेस्टी मीन्स नम्रता। तो देखिए ये सोचते थे कि ये जो ज़्यादा नम्र है, गांधी जी ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं करते, हमें पता है कि ये अहिंसा को फॉलो करते थे, तो इस जगह पर इतने बड़े होटल में, और ये बहुत नम्र भी है, तो ये किसी भी तरीके के क्वेश्चन को नहीं करेंगे। इसीलिए इनके फ्रेंड्स ने इनको यहाँ पर इन्वाइट किया। एंड इट वॉज अ वेरी बिग कंपनी ऑफ डाइनर्स इन द मिडेस्ट ऑफ विच माई फ्रेंड एंड आई सेट शेयरिंग अ टेबल बिटवीन अस। द फर्स्ट course was soup. I wondered what it might be made of, but durst not ask the friend about it. तो ये लोग जहाँ पर डिनर कर रहे थे वो बहुत ही बिग कंपनीज़ के लोग, बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पर डिनर कर रहे थे, और इन्हीं के इन सब के बीच में इसकी भी टेबल थी, इन सब की भी टेबल थी। और जो पहला मेन्यू जो ऑर्डर हुआ था वो सूप था। और महात्मा गांधी स्टार्टेड टू वंडर मीन्स सोचने लगना, डीप पॉन्डर करना कि ये सूप किस चीज़ का बना हुआ होगा। बट ही वॉज नॉट डेयरिंग इनफ, वो इतने ज़्यादा साहसी फील नहीं कर रहे थे कि वो अपने फ्रेंड से पूछे, बिकॉज उसके फ्रेंड उन्हें पहले से ही बोलते थे कि तुम कभी भी नॉनवेज खाने से हेजिटेट मत करो, तुम्हें नॉनवेज भी खाना चाहिए। इसीलिए समन मीन्स होता है बुलाना। दैट्स वाई गांधी जी समन द वेटर, उन्होंने एक वेटर को बुलाया। माई फ्रेंड सॉ द मूवमेंट एंड स्टर्नली आस्क्ड अक्रॉस द टेबल व्हाट वाज द मैटर। तो जैसे ही इन्होंने उस वेटर को बुलाया, वैसे ही इनका जो मूवमेंट था उनके फ्रेंड ने ऑब्जर्व किया, एंड बहुत स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्ट होकर उन्होंने पूछा दैट क्या हुआ, क्या मैटर है, तुम उसे क्यों बुला रहे हो। विथ कंसिडरेशन हेजिटेशन आई टोल्ड हिम दैट आई वांटेड टू इंक्वायर इफ़ द सूप वाज अ वेजिटेबल सूप। तो ये बोलते हैं गांधी जी दैट मैं बहुत हेजिटेट हुआ उसको बोलने में, लेकिन मैं हेजिटेशन के साथ उससे पूछा कि मैं एक्चुअली इंक्वायर करना चाहता था, ये पूछना चाहता था कि ये वेजिटेबल सूप है या नॉन वेज है। You are too clumsy for decent society, he passionately exclaimed. If you cannot behave yourself, you had better go, feed in some other restaurant and await me outside. This delighted me. ओके, तो जब इन्होंने पूछा कि ये सूप वेजिटेरियन है या नहीं है, तो इनके फ्रेंड ने कहा दैट यू आर टू क्लमजी, तुम बहुत क्लमजी हो। क्लमजी मीन्स फूहड़, जो कि एक सोसाइटी में सूट नहीं हो रहा है, ये डिसेंट। इट मीन्स दैट यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, यही सब खाते हैं, और तुम यहाँ पर सूट नहीं कर पा रहे हो। ही पैशनेटली एक्सक्लेम्ड, उनके फ्रेंड ने इसको ऐसा कहा। तो ये बोलते हैं इनके फ्रेंड महात्मा जी को, गांधी जी को बोलते हैं दैट अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगे और तुम अगर एक्चुअल अपने विट में बिहेव नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए बेटर होगा कि कहीं और जाओ, दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर खाओ और मेरे लिए बाहर वेट करो। दिस डिलाइटेड मी, और ये सुनकर महात्मा गांधी जी बिल्कुल खुश हो गए। आउट आई वेंट, देयर वॉज अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट क्लोज बाई बट इट वॉज क्लोज्ड. So I went without food that night. I accompanied my friend to the theatre, but he never said a word about the scene I had created. On my part, of course, there was nothing to say. तो गांधी जी बोलते हैं दैट मैं बाहर आ गया और एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था जो कि क्लोज बाई, आसपास में ही था, बट इट वाज क्लोज्ड। लेकिन मैं जिस रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था वो सबसे ज़्यादा नज़दीक था, तो दूर नहीं जाने के चलते वो उस रात को खाना ही नहीं खाए। एंड आई एकम्पनीड माई फ्रेंड टू द थिएटर, और रेस्टोरेंट के बाद वो लोग थिएटर जाने वाले थे, तो इन्होंने वापस से अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन किया थिएटर में। बट उसके फ्रेंड ने वहाँ पर उसके लिए वो जो सीन क्रिएट हुआ था उसके ऊपर एक वर्ड भी नहीं कहा गांधी जी को। एंड ऑन माई पार्ट ऑफ कोर्स देयर वाज नथिंग टू से, एंड गांधी जी बोलते हैं कि मेरे तरफ से तो बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, तो मैं उसे क्या बोलता। That was the last friendly tussle we had. It did not affect our relations in the least. I could see and appreciate the love by which all my friends' efforts were actuated, and my respect for him was all the greater on account of our differences in thought and action. तो देखिए गांधी जी क्या बोलते हैं कि ये हमारे फ्रेंडशिप का लास्ट टसल था। टसल मीन्स संघर्ष। इट मीन्स दैट उसके बाद से उनके फ्रेंड्स ने भी कभी कोशिश नहीं की और ये भी अपने आप को एक्सेप्ट
किए। और ये जो इंसिडेंट हुआ था ये इनके फ्रेंडशिप को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं किया। और गांधी जी बोलते हैं कि मैं देख सकता था कि मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए कितना एफर्ट करते हैं। वे आर एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड मीन्स क्या होता है, मोशन में आना। कोई चीज़ जनरली इसको बोलते हैं इसका हाथ होना इसके पीछे। तो ये देख पा रहे थे मेरे फ्रेंड्स कितना मेरे लिए एफर्ट कर रहे हैं और एक्चुअली ये अप्रिशिएट कर रहे थे उस लव को। एंड माई रिस्पेक्ट फॉर हिम वॉज ऑल द ग्रेटर ऑन अकाउंट ऑफ आवर डिफरेंसेस इन थॉट एंड एक्शन। और महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि ये जो हम लोगों के बीच का जो डिफरेंस था थॉट्स एंड एक्शन में, सोच में और करने में, इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया और मेरा जो रिस्पेक्ट था मेरे फ्रेंड्स के लिए वो डे बाई डे और ज़्यादा ग्रेटर हो गया। But I decided that I should put him at ease, that I should assure him that I would be clumsy no more, but try to become polished and make up for my vegetarianism by cultivating other accomplishments which fitted one for polite society. And for this purpose, I undertook the all too impossible task of becoming an English gentleman. तो कि देखिए कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ये पढ़ने में। गांधी जी बोलते हैं कि मैंने अपने फ्रेंड को इस बात का भरोसा दिलाया, उसे एश्योर किया कि अब मैं इस सोसाइटी में और ज़्यादा क्लमजी नहीं होऊंगा। इट मीन्स अपने आप को फूहड़ और सोसाइटी से अलग प्रूफ नहीं करूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने आप को पॉलिश करने की। पॉलिश मीन्स निखार लाना। और वेजिटेरियनिज्म को तो मैं नहीं छोड़ सकता, बट इसके मेकअप में, इसके बदले में और भी बहुत सारे एकम्प्लिशमेंट्स को खुद में कल्टिवेट करने की कोशिश करूँगा। कल्टिवेट करना मतलब खुद को चेंज करना, खुद में कल्टिवेट करने की कोशिश करूँगा कि कैसे मेरे में चेंजेस आए जो कि इस पोलाइट सोसाइटी के साथ पूरी तरीके से फिट बैठते हो। ओके, और इसीलिए इस पर्पस से आई अंडरटुक द ऑल टू इम्पॉसिबल टास्क, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे इम्पॉसिबल टास्क को कंप्लीट करने का कोशिश किया जिससे कि वो एक परफेक्ट इंग्लिश जेंटलमैन बन जाए। The clothes after the Bombay cut that I was wearing were, I thought, unsuitable for English society, and I got new ones at the army and navy stores. I also went in for a chimney pot hat costing 19 shillings, an excessive price in those days. Not content with this, I wasted 10 pounds on an evening suit made in Bond Street, the centre of fashionable life in London, and got my good and noble-hearted brother to send me a double watch chain of gold. ओके, देखिए गांधी जी बोलते हैं कि मैं पहले जो बॉम्बे कट के ड्रेसेस जो पहनता था, जो मैं इंडियन ड्रेसेस जो पहनता था, मुझे ऐसा लगने लगा कि ये इस सोसाइटी के लिए अनसूटेबल है और इसीलिए मैं कुछ नए क्लोथ्स खरीद के लाया। कहाँ से खरीद के लाया? आर्मी एंड नेवी स्टोर से। ओके, इतना ही नहीं, उन्होंने एक चिमनी पॉट हैट भी खरीदा। चिमनी पॉट हैट क्या होता है? जो अंग्रेज़ लोग जिस तरीके की टोपी पहनते हैं वो भी उन्होंने खरीदा, जिसका प्राइस 90 शिलिंग्स था। शिलिंग क्या होता है? जैसे करेंसी होती है रुपए डॉलर, वैसे ही शिलिंग होता है। वो उस टाइम के लिए एक बहुत ही एक्सेसिव प्राइस था उस टाइम के लिए। ओके, एंड नॉट कंटेंट विद दिस, गांधी जी बोलते हैं कि मैं इतने से भी संतुष्ट नहीं था। कंटेंट मीन्स संतुष्ट होना। इसके बाद भी उन्होंने 10 पाउंड्स खर्च किए इवनिंग सूट मेड मी इन बॉन्ड स्ट्रीट, द सेंटर ऑफ फैशनेबल लाइफ इन लंडन। तो बॉन्ड स्ट्रीट में जाकर उन्होंने 10 पाउंड्स खर्च किए जो कि फैशनेबल लाइफ इन लंडन, लंदन का एक फैशनेबल लाइफ था वहाँ पर। इट मीन्स दैट जैसे होता है ना, हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए कोलकाता में पार्क स्ट्रीट जाते हैं, तो वैसे ही ये बोलते हैं मैं बॉन्ड स्ट्रीट गया, वहाँ पर भी बहुत सारे पैसे मैंने खर्च किए बिकॉज ये फैशनेबल था। यू नो, पब में जाना, डांस करना, ये सब कूल होता है। लोग ऐसा मानते हैं कि ये कूल है, तो ये सारी वो एक्टिविटी कर रहे थे जो कि उन्हें कूल बनाए। एंड गुड माई नोबल हार्टेड ब्रदर टू सेंड मी अ डबल वॉच चेन ऑफ गोल्ड। तो इन्होंने अपने फ्रेंड को, सॉरी अपने ब्रदर को ये बोला कि तुम एक काम करो, मुझे एक ऐसी घड़ी भेजो जिसमें डबल चेन है, वो भी गोल्ड की। ओके, तो इतना पैसा ये खर्च कर रहे थे just to become a gentleman, English gentleman. It was not correct to wear a ready-made tie, and I learned the art of tying one for myself. While in India, the mirror had been a luxury permitted on the days when the family barber gave me a shave. Here I wasted 10 minutes every day before a huge mirror, watching myself arranging my tie and parting my hair in the correct fashion.
ओके, देखिए गांधी जी को ऐसा लगता था कि रेडीमेड टाई पहनना अच्छी बात नहीं है, इससे वो पोलाइट फैशन में नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने वो कला भी सीखी जिससे कि वो खुद को टाई बांध सके। टाई बांधना भी सीखना पड़ता है। और वो बोलते हैं कि जब मैं इंडिया में था तब जब कभी भी वो एक फैमिली के साथ बार्बर कट लेते थे, एक बार्बर से एक अच्छा सेव ले लेते थे, तो इनके लिए मिरर जो है ना वो बहुत ही लग्जरी परमिटेड हो जाता था। लग्जरी परमिटेड मीन्स अनुमति देना, परमिटेड मीन्स अनुमति देना। तो जब कभी भी ये आईना देखते थे इनको ऐसा लगता था कि ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये 10 मिनट्स ऑलवेज वेस्ट करते थे एक ह्यूज मिरर के सामने खड़े होकर, वॉचिंग माई सेल्फ अरेंजिंग माई टाई एंड पार्टिंग माई हेयर इन द करेक्ट फैशन। तो ये बोलते हैं कि मैं आईने के सामने 10 मिनट खड़े होता था और बस अपने आप को अप्रिसिएट नहीं कर पाता था। उस समय मैं खुद को अच्छा नहीं लगता था और मैं बस ये देखता था कि कैसे मैं टाई बांधूं और कैसे अपने हेयर को अच्छी तरीके से कॉम्ब करूं, किस तरीके से हेयर कॉम्ब करना अच्छा रहेगा। माई हेयर वॉज बाई नो मीन्स सॉफ्ट एंड एवरी डे इट मीन्ट अ रेगुलर स्ट्रगल विद द ब्रश टू कीप इट इन पोजिशन। ईच टाइम द हैट वॉज पुट ऑन एंड ऑफ, द हैंड वुड ऑटोमेटिकली मूव टूवर्ड्स द हेड to adjust the hair, not to mention the other civilized habit of the hand, every now and then operating for the same purpose when sitting in polished society. ओके तो देखिए गांधी जी क्या बोलते हैं कि मेरे हेयर जो थे वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं थे और वो कभी भी अपने पोजीशन पे नहीं रहते थे और मैं ऑलवेज रेगुलरली स्ट्रगल करते रहता था ब्रश के साथ, इट मीन्स दैट कंघी के साथ, कि कैसे मैं उनको सेट करूं। और जब कभी भी वो उस हैट को पहनते थे या खोलते थे तो ऑटोमेटिकली उनका जो हाथ था वो अपने हेयर्स को एडजस्ट करने के लिए चला जाता था। और ये उस सिविलाइज्ड सोसाइटी का एक सिविलाइज्ड हैबिट नहीं था और ये ऑलवेज सेम पर्पस से बार बार अपने हाथ को हेयर को ऑलवेज हाथ से सेट करते रहते थे इन पॉलिश्ड सोसाइटी, जो कि उस पॉलिश्ड सोसाइटी में बिल्कुल भी सिविलाइज्ड नहीं था। As if all this were not enough to make me look the thing, I directed my attention to the other details that were supposed to go towards the making of an English gentleman. तो गांधी जी बोलते हैं that ये जो कुछ भी चीज़ें मैं कर रहा था ये इनफ नहीं थी और मेरा अटेंशन गया कि मुझे अब शायद मुझे वो चीज़ें करनी चाहिए जो कि एक इंग्लिश जेंटलमैन को परफेक्ट बनाती है। I was told it was necessary for me to take lessons in dancing, French and elocution. तो अब उन्होंने डांस करना सीखने की डिसाइड किया, फ्रेंच सीखना डिसाइड किया एंड इलोक्यूशन डिसाइड किया। इलोक्यूशन क्या होता है? एक्सेंट, जो एक प्रॉपर एक्सेंट के साथ इंग्लिश बोलते हैं उसे एलोकेशन बोलते हैं। फ्रेंच वॉज नॉट ओनली द लैंग्वेज ऑफ नेबरिंग फ्रांस बट इट वॉज द लिंगुआ फ्रांस ऑफ द कंटिनेंट ओवर विच आई हैड अ डिज़ायर टू ट्रैवल। गांधी जी बोलते हैं कि मैं फ्रेंच सीखना चाहता था, हालांकि फ्रेंच जो है नेबरिंग फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं चलती थी, बट इट वाज द लिंगुआ फ्रांस, बट ये एक सामान्य भाषा थी कंटिनेंट में। होता है ना, जैसे हम लोग इंडिया में कहीं भी जाए तो एटलीस्ट अगर हमें हिंदी आती है तो हमारा काम हर जगह चल जाएगा। तो यही ये बोलते हैं कि मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहता था, हालांकि फ्रेंच लैंग्वेज हर एक नेबरिंग फ्रांस कंट्री में नहीं चलती थी, लेकिन ये एक लिंगुआ फ्रांसा थी। लिंगुआ फ्रांसा मीन्स एक सामान्य भाषा थी और उन सारे कंटिनेंट के लिए भी ये सामान्य भाषा थी जहाँ पर ये जाना चाहते थे। आई डिसाइडेड टू टेक डांसिंग क्लासेस एट अ क्लास एंड पेड डाउन $3 एज फी फॉर अ टर्म. I must have taken about 6 lessons in 3 weeks, but it was beyond me to achieve anything like rhythmic motions. I could not follow the piano and hence found it impossible to keep time. तो देखिए इन्होंने डांसिंग लेसन लेने का भी डिसाइड कर लिया और यहाँ तक कि इन्होंने डांसिंग लेसन्स के लिए पूरे फीस भी पे कर दिए और इनको एक वीक में 6 क्लासेस तो लेनी ही होती थी, सॉरी इनको 3 वीक्स में 6 क्लासेस तो लेनी ही होती थी और ये 3 क्लासेस और इनको 3 वीक्स में 6 क्लासेस तो लेनी ही होती थी एंड इवन 6 क्लासेस लेने के बाद भी ये कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे थे। ये पियानो चलाना सीख नहीं पा रहे थे और इनको सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा था। व्हाट देन वॉज आई टू डू, और अब ये क्या किया जाए ये यही सोच रहे थे। द रेक्लूज इन द फेबल कैप्ट अ कैट टू कीप ऑफ द रैट्स एंड देन अ काउ टू फीड द कैट विथ मिल्क एंड अ मैन टू कीप द काउ एंड सो ऑन।
तो ये बोलते हैं कि ये जो रेक्लूस था, रेक्लूस मीन्स क्या होता है, वैरागी। तो ये बोलते हैं कि ये जो वैरागीपन था, जो मैं इस चीज़ के साथ एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था, ये मान लो वैसी ही कहानी का है जिसमें एक कैट को कहा जाए कि तुम चूहे से दूर रहना, या फिर किसी काऊ को कहा जाए कि तुम एक काम करना, कैट को अपना मिल्क पिलाना, या फिर अ मैन टू कीप द काऊ एंड सो ऑन, और या फिर कुछ ऐसी ही बेतुकी बातें। माई एम्बिशंस ऑल्सो ग्रीव लाइक द फैमिली ऑफ द रेक्लूस। आई थॉट आई शुड लर्न टू प्ले द वायलिन in order to cultivate an ear for Western music. So I invested $3 in a violin and something more in fees. I sought a third teacher to give me lesson in elocution and paid him a preliminary fee of a guinea. तो देखिए गांधी जी बताते हैं कि मेरा जो एम्बिशन था कि मुझे इंग्लिशमैन बनना है, वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा था। और फिर मैंने सोचा कि मुझे वायलिन समझना चाहिए, और इसीलिए मैं वेस्टर्न म्यूज़िक्स को अच्छे से सुनने लगा। यहाँ तक कि वायलिन सीखने के लिए मैंने फ़ीस भी पे कर दी, और इतना ही नहीं, मैंने थर्ड टीचर रखा जिससे कि मैं एलोकेशन अच्छे से सीखना चाहता था, और मैंने उसे प्रीलिमिनरी फ़ी दिया। इट मीन्स टाइम से पहले उसको पूरा फ़ी पे कर दिया। He recommended Bell's Standard Elocutionist as the textbook which I purchased and I began with a speech of Pitts. तो यहाँ पर गांधी जी बोलते हैं दैट मैंने जिस टीचर को हायर किया था उन्होंने मुझे बेल्स की लिखी हुई स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट की बुक को प्रेफर किया। मैंने इस बुक को खरीद भी लिया और उसके बाद मैं पिट्स की लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करने लगा। बट मिस्टर बेल रैंग द बेल ऑफ अलार्म इन माई ईयर एंड आई अवोक। तो ये क्या बोलते हैं, मैंने ये जो मिस्टर बेल की जो बुक खरीदी थी, बहुत ही सटायर वे में बोलते हैं दैट मैंने ये जो बुक खरीदी थी मिस्टर बेल की, ये मेरे माइंड में एक बेल ऑफ अलार्म को क्रिएट किया। इट मीन्स अब मुझे होश आया और मैं जग गया। क्या होश आया इन्हें, देखिए। I had not to spend a lifetime in England. I said to myself, what then was the use of learning elocution? And how could dancing make a gentleman of me? The violin I learned even in India. I was a student and ought to go on with my studies. I should qualify myself to join the Inns of Courts if my characters made a gentleman of me. So much the better. Otherwise, I should forgo the ambition. Okay, तो ये क्या बोलते हैं, इन्हें अपने माइंड में ये अलार्म बजता है, इन्हें ये ख्याल आता है कि मैं इंग्लैंड में लाइफ टाइम तो रहने वाला हूँ नहीं, तो मैं ये जो एलोकेशन जो सीख रहा हूँ, एक्सेंट जो सीख रहा हूँ, उससे क्या फ़ायदा। और ये कहाँ की बात हुई कि डांसिंग एक पर्सन को जेंटलमैन बना देती है, और वायलिन तो वैसे भी मैं इंडिया में भी सीख सकता हूँ। एंड आई वॉज अ स्टूडेंट, और जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने स्टडीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, और मुझे अपने आप को मुझे ज्वाइन करना चाहिए इंस ऑफ कोर्ट, यू नो, कोर्ट्स के जो सेल्टर होते हैं जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, मुझे वो सब सीखना चाहिए। ये मेरे कैरेक्टर को और ज़्यादा जेंटल बनाएंगे, इट मीन्स मुझे और ज़्यादा जेंटलमैन बनाएंगे, तो ये बेटर रहेगा। अदरवाइज आई शुड फॉरगो द एम्बिशन, और या तो फिर मुझे जो मैं यहाँ पर जो लॉयर बनने आया हूँ, मुझे उस एम्बिशन को भूलकर इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। These and similar thoughts possessed me and I expressed them in letter which I addressed to the elocution teacher requesting him to excuse me from further lessons. Okay, तो ये बोले कि ये जो सारा जो थॉट्स था ये मेरे भीतर अच्छे से पोजेस्ड हो गए थे, भर गए थे, और इन्होंने इन्हीं सारे थॉट्स को एक लेटर के थ्रू अपने इलोकेशन टीचर तक पहुंचाया और उन्हें बोला कि मुझे माफ़ करे फर्दर क्लासेस के लिए। इट मीन्स मैं आगे आपकी क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। I had taken only 2 or 3. I wrote a similar letter to the dancing teacher and went personally to the violin teacher with a request to dispose of the violin for any price it might fetch. ओके, तो ये बोलते हैं कि यही लेटर, यही सेम थिंग मैंने दूसरे टीचर को भी लिखा, एंड डांसिंग टीचर के पास भी मैं गया, एंड वायलिन टीचर के पास पर्सनली गया, एंड पर्सनली जाकर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप एक काम करें, ये जो वायलिन है ये किसी भी प्राइस में अगर बिकता है तो इसे बेच दीजिए। शी वॉज रादर फ्रेंडली टू मी, सो आई टेल्ड हर हाउ आई हैड डिस्कवर्ड दैट आई वॉज परसुइंग अ फॉल्स आइडल. शी एनकरेज्ड मी इन द डिटर्मिनेशन टू मेक अ कंप्लीट चेंज. ओके, तो ये बोलते हैं कि जो टीचर थी वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी, और इसीलिए मैंने उनको सब कुछ बताया कि कैसे मैंने खोज निकाला कि मैं एक फॉल्स आइडल, एक झूठे आदर्श के पीछे जा रहा हूँ। और टीचर ने इनको एनकरेज भी किया कि तुमने सही डिटर्मिनेशन लिया है और तुम अपने आप में कम्प्लीटली चेंज होके दिखाओ।
पंक्चुअलनेस मीन्स होता है समय की पाबंदी। तो राइटर बोलते हैं कि ये जो ड्रेस के लिए जो मेरे समय की पाबंदी थी ये काफ़ी सालों तक चली, लेकिन उसके बाद से मैंने एक प्रॉपर स्टूडेंट होने के लिए आगे बढ़ा, मैं जेंटलमैन होने के लिए कभी भी आगे नहीं बढ़ा। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ महात्मा गांधीज रियल लाइफ एक्सपीरियंस। मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई दूसरा चैप्टर समझना है देन प्लीज़ डू कमेंट, आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। Thank you so much for watching Study Table.